पेज नंबर 91 पे सारे क्वेश्चन जो हमने अभी तक डिस्कस किया है उसी से होंगे। बस आपको पहली चीज़, जब आप क्वेश्चन देखो ना, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो अपना दिमाग है उसको थोड़ा ठंडा रखना है। चलो, पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये बताया हुआ है कि डोबरनियर ने जो त्रिक का सिद्धांत बताया था। अब डोबरनियर का त्रिक सिद्धांत ये होता है कि कोई भी 3 परमाणु हम लें, उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, तो पहले और तीसरे को जोड़ के अगर 2 से भाग दे दें तो बीच वाला है उसका द्रव्यमान आ जाता है। ठीक है ना, ये था डोबरनियर का। ठीक है, फिर इसने कहा कि वो डोबरनियर के जो त्रिक थे, क्या वो त्रिक हमें न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में मिलते हैं क्या या नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है कि वो डोबरनियर के त्रिक सिद्धांत है वो इसके अंदर भी हमें मिलते हैं। क्लियर है ना, कैसे मिलते हैं तो उसका आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। जैसे डोबरनियर ने व्यवस्थित किया था, तो डोबरनियर वाले सारे के सारे जो तत्व है वो न्यूलैंड वाले में भी तो होते हैं ना। न्यूलैंड ने ये तो है नहीं कि अपने तत्व खुद बनाए थे। क्लियर है ना, तो एक एग्जाम्पल भी आप कोई भी दे सकते हो। तो पहला इसका आंसर ये हुआ कि न्यूलैंड के अंदर, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अंदर डोबरनियर के त्रिक भी मिलते हैं। क्लियर है ना, और क्यों मिलते हैं उसका आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। जैसे कि ये डोबरनियर का त्रिक है, इसके अंदर पेज नंबर 90 के ऊपर देखो, न्यूलैंड का अष्टक दे रखा है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन दे रखा है। इसके अंदर देखो ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये डोबरनियर का त्रिक है और न्यूलैंड के अष्टक के अंदर भी है। क्लियर है ना, तो पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, डोबरनियर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं। ये हम कर चुके हैं, डोबरनियर के वर्गीकरण की सीमाएं। हाँ, ये कुछ ही तत्वों के अंदर पाया जाता है, इससे आगे फिर हम ये त्रिक है वो सभी तत्वों में नहीं बना पाते। क्लियर है ना, इसलिए यही इसकी सीमा है या कमी है। इसके बाद न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं, तो इसकी भी सीमा है कि इसने वैसे तो 56 तत्वों को व्यवस्थित किया था। कैसे व्यवस्थित किया था कि पहले और 8वें तत्व के गुण आपस में मैच होंगे, ऐसे इसने अष्टक बनाया था। ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल के अंदर सिर्फ पहले 20 तत्वों तक ही इसका अष्टक सिद्धांत है वो काम करता है, इससे आगे फिर ये काम नहीं करता। और 20वें नंबर पे कौन होता है, कैल्शियम। तो इसका आंसर एक और भी पूछा जा सकता है कि कौन से तत्व तक अष्टक सिद्धांत लागू होता है, तो कैल्शियम के तत्व तक अष्टक सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, तो पहले 3 क्वेश्चन ये हुए, क्या समझ में आए क्या। चलो नेक्स्ट है पेज नंबर 94 पे। फर्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी से आपको इनका अनुमान लगाना है। ठीक है, कौन कौन से है, पोटेशियम के, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, इसका आंसर हमारे पास तत्व कौन कौन से है, पोटेशियम है, कार्बन है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है और बेरिलियम है। ठीक है, इनके ऑक्साइड का आपको अनुमान लगाना है। क्लियर है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये कौन से ग्रुप में, मेंडलीफ ने जो बनाई थी उसके कौन से समूह में ये विद्यमान है या उपस्थित है। तो जो पोटेशियम है ना, ये पहले में है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे, पोटेशियम पहले समूह में है, ठीक है, इसलिए ये पहले समूह वाले, देखो अब ऊपर पहले समूह वाले कौन से यौगिक बनाते हैं, पेज नंबर 92 के ऊपर अच्छे से टेबल बनी हुई है। ठीक है, पोटेशियम पहले समूह में, और पहले समूह में इसको कौन सा ऑक्साइड बनाना चाहिए, ऑक्साइड कैसा बनाना चाहिए, देखो R2O, R की जगह हम क्या लिख देंगे, K, तो कौन सा यौगिक बनाना चाहिए इसको, इसलिए K2O यौगिक बनाएगा। सारे याद नहीं करने हैं, या तो एग्जामिनर टेबल पूरी ही दे देगा। क्लियर है ना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो। अगर नहीं देगा तो पहले 20 तत्व तो मैंने आपको वैसे भी याद करवा रखे हैं, याद है ना, बस उन्हीं से ही पूछेगा। क्या ये पोटेशियम पहले 20 में नहीं आता, आता है। दूसरी चीज़ आपको पता है ये पहले समूह में ही होता है।
इतना तो याद रख ही सकते हो, कार्बन का भी, एल्यूमिनियम का भी, सिलिकॉन का भी, इनका भी सबका आपको पता है। क्लियर है ना? तो बस इनके समूह याद रखने हैं आपको। ये K2O है ना, ये हमेशा पोटेशियम हो, ये यही बनाता है, एक्चुअल में भी यही बनाता है। क्लियर है ना? तो मेंडलीव की जो सारणी है उसकी सिर्फ एक ही कमी थी कि उसने द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित कर दिया था। ठीक है ना? बाकी जो ये यौगिक बनाए थे, उसने जो अभिक्रिया करवा के देखी थी वो गलत नहीं थी, वो अभिक्रिया बिल्कुल ठीक थी। उसी के बेस पे फिर आधुनिक आवर्त सारणी बनी थी। ठीक है ना? तो इसका यौगिक है वो K2O बनेगा, ऑक्सीजन के साथ इसका यौगिक। क्लियर है? अब इसके बाद कार्बन, तो कार्बन कौन से समूह में होता है? देखो जरा, चौथे समूह में है, और चौथे समूह के जो सारे यौगिक है वो RO2 बनाते हैं। ठीक है? एल्यूमिनियम है तीसरे समूह में, और तीसरे समूह के यौगिक बना रहे R2O3, तो R की जगह Al आ जाएगा। ये चौथे समूह, तीसरे समूह, पहले समूह, ये किसके अनुसार लिख रहे हैं हम? मेंडलीव की आवर्त सारणी को देखकर। ठीक है ना? आधुनिक आवर्त सारणी के समूह नहीं है ये। आधुनिक आवर्त सारणी में तो ये कार्बन चौथे समूह में नहीं होता, हाँ 14वें समूह में होता है ये। तो ये मेंडलीव के अनुसार है, बस इसीलिए मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ। क्लियर है ना? वैसे तो आपको सब पता ही है ये। क्लियर है ना सबको? इसने मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार इनके यौगिक बना के दिखाइए। ठीक है ना? और अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो उसके अंदर वो पक्का मेंडलीव की आवर्त सारणी का थोड़ा सा हिंट आपको जरूर देगा। ठीक है ना? हाँ, ये जरूरी नहीं है कि वो एल्यूमिनियम उसके अंदर लिखा ही हो, ऊपर वाले यौगिक है वो दे दे, उसके नीचे कुछ यौगिक लिख दे, एल्यूमिनियम का आप अंदाज़ा लगा लेना। क्लियर है ना? इसके बाद नेक्स्ट है अपना सिलिकॉन। सिलिकॉन देखो कौन से समूह में है? फोर्थ समूह में है। ठीक है, ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। कौन से का? फर्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 94 पे NCERT बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? 2 उदाहरण बताएं। गैलियम के अतिरिक्त इसने एग्जाम्पल में अपने उसमें बताया भी हुआ है। इसके अतिरिक्त इसने 2 और छोड़े थे, एक बताया था उसने एका एल्यूमिनियम नाम से। ठीक है ना? और एक बताया था एका सिलिकॉन नाम से, और एक था एका बोरोन। जो एका एल्यूमिनियम था वो तो बाद में जाके गैलियम ही बना था। क्लियर है ना? लेकिन एका बोरोन और एका सिलिकॉन है, ये थे स्कैंडियम और जर्मेनियम। ठीक है ना? अब ये क्या सिस्टम है? ये एका बोरोन, एका सिलिकॉन या एका एल्यूमिनियम, इनका क्या मतलब है? तो मेंडलीव ने जब ये तत्व नहीं पता थे, लेकिन उसकी सारणी के अंदर वो बॉक्सेस खाली रह रहे थे। ठीक है ना? तो उसने ये कहा था कि यहाँ पे जो तत्व आएंगे ना, उनका नामकरण हम ऐसे करेंगे कि उनके नाम के आगे एका लगा दें। जैसे हमें एल्यूमिनियम से पहले कोई तत्व मिल रहा है तो हम उसके आगे नाम के आगे लगा देंगे एका एल्यूमिनियम। ठीक है ना? ऐसे बोरोन से पहले हमें कोई तत्व मिल रहा है तो उसके नाम के आगे हम लगा देंगे एका बोरोन। क्लियर है ना? और ऐसे ही जर्मेनियम के आगे अगर हमें कोई तत्व मिल रहा है तो उसके हम लगा दें एका जर्मेनियम। ठीक है ना? ऐसे उसने नामकरण किया था। और बाद में जाके जब साइंटिस्ट थोड़े से और ज़्यादा उन्होंने खोज की, उनको तत्व मिले, तो उन्होंने नाम तो अपने हिसाब से जो खोजेगा नाम तो वही रखेगा, दूसरे वाले की थोड़ी मानेगा। लेकिन जो मेंडलीव ने बताया था कि भाई एका एल्यूमिनियम नाम से कोई तत्व होगा, उनके ये गुण होंगे। ठीक है ना? तो वो वाले गुण जो नए तत्व खोजे गए थे उनके साथ मैच हो रहे थे। क्लियर है? इसलिए ये कहा गया कि जो मेंडलीव ने बताए थे तत्व, वो वाले तत्व यही हैं। ठीक है ना? बस उनके नाम अलग है। क्लियर है? तो यहाँ पे एक तो इसने बता ही दिया क्वेश्चन के अंदर, कौन सा? एका एल्यूमिनियम नहीं, गैलियम। गैलियम के अतिरिक्त 2 तत्व और थे, स्कैंडियम और जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या है ना? आप सोच रहे हो सर ये कहाँ से लिख रहे हैं, या ऐसे कहाँ से आएंगे, हम याद कैसे रखेंगे? तो CBSE वाले ऐसे याद रखने वाले क्वेश्चन बहुत कम देते हैं। ठीक है ना? जिनके अंदर याद रखने की ज़रूरत पड़े। CBSE वाले ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं जिनके पीछे कोई कॉन्सेप्ट लग रहा हो। जैसे कि मैंने अभी वो बताया था एक XO2 वाला, उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा था कि आपको हर एक समूह की संयोजकताएं पता होनी चाहिए। ठीक है ना? बस ऐसे क्वेश्चन ये वाले हैं ना, ये तो याद करने वाले हैं। एका बोरोन, एका सिलिकॉन याद रखने हैं। ठीक है?
ऐसे वाले क्वेश्चन कोई एक आधा बाई चांस वो दे दे तो अलग बात है, बाकी ऐसे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ना वो बहुत कम देता है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो कौन सा मापदंड अपनाया? हाँ, उसने ये मापदंड अपनाया कि हर एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके रासायनिक और भौतिक गुण है, नहीं उल्टा हो गया, रासायनिक और भौतिक गुण है किसी तत्व के, वो उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। ये मापदंड उसने मेन अपनाया था, ठीक है। और इसके लिए फिर उसने किस किस के साथ अभिक्रिया करवा के देखी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है ना? तो थर्ड क्वेश्चन है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, उसका सिद्धांत क्या है? तो वो भी यही होगा, ठीक है ना। चाहे आप मापदंड बोलो चाहे उसको सिद्धांत बोलो। किसका सिद्धांत? मेंडलीफ का। आधुनिक आवर्त सारणी है, उसका सिद्धांत अलग है, उसमें सिर्फ वहाँ द्रव्यमान की जगह क्या आ जाएगा? परमाणु संख्या, ठीक है ना। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? मेंडलीफ की थोड़ा सा दिमाग लगाओ और फिर सोचो। मेंडलीफ ने अपने एक समूह के अंदर किन किन तत्वों को रखा? जैसे मान लो पहला ही समूह है, उसके अंदर उसने किन तत्वों को रखा? पहले उसने अभिक्रिया करवाई, उसके बाद ही रखा था सबको। पहले तत्व में, पहले समूह में वो किन को रखेगा? जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके और R2O यौगिक बनाए और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके RH ये वाला यौगिक बनाए, इनको उसने पहले समूह के अंदर रखा। दूसरे समूह के अंदर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ दूसरे तरीके से अभिक्रिया करेंगे उनको दूसरे समूह में रख दिया, ठीक है। तो उसने क्या किया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रिया कर रहे थे अलग अलग तरीकों से, उसी हिसाब से वो अलग अलग समूह में उनको रखता गया। लेकिन तब क्या होगा जब कोई भी तत्व किसी के साथ अभिक्रिया करे ही ना तो वो हाइड्रोजन के साथ करे और ना ऑक्सीजन के साथ करे, तो वो कौन से समूह में रखेगा? तो उसके लिए तो उसने तो कोई समूह बनाया ही नहीं था। मेंडलीफ ने तो कोई बनाया ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने तो अभिक्रिया करवा के देखे थे। क्लियर है ना? इसका मतलब ये है कि मेंडलीफ ने क्या कहा कि भाई ये तो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं कर रहे तो इनको अलग रखो, ठीक है ना। तो इसलिए उनका अलग रखना पड़ा। और उत्कृष्ट गैसें हैं उनका मैंने कल भी आपको बताया था, वो संतुष्ट होती है, आखिरी कोष में उनके इलेक्ट्रॉन है वो पूरे भरे होते हैं, और पूरे भरे होते हैं तो वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्लियर है ना? तो उत्कृष्ट गैस किसी के साथ अभिक्रिया नहीं कर रही थी, इसलिए उनको मेंडलीफ की किसी भी समूह में जगह नहीं मिली, और नहीं मिली तो उनके लिए अलग समूह बनाना पड़ा। समझ आया क्या? थोड़ा बहुत ये लिख लें इसको। पेज नंबर 100 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 100 पे। आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया? विसंगति क्या होती हैं? कमियां, ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणियों और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक ही फर्क था, एक ही डिफरेंस था। किस चीज़ का? हाँ, वो जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी वो द्रव्यमान पे आधारित थी, और आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पे। बस यहीं से सारी विसंगतियां दूर हो गई। क्लियर है ना? बस ये तो लिख लोगे। आधुनिक आवर्त सारणी द्रव्यमान पर आधारित ना होकर परमाणु संख्या पर आधारित थी, इसलिए समस्थानिकों को भी जगह मिल गई तथा परमाणु संख्या भी नियमित रूप से बढ़ती है। वहाँ यही तो दो कमियां मेन थी, एक तो ये कि वहाँ समस्थानिकों को जगह नहीं मिली थी, और दूसरा ये कि वहाँ पर जो परमाणु द्रव्यमान है वो अनियमित रूप से बढ़ते हैं, नियमित रूप से नहीं बढ़ते, और परमाणु संख्या वो नियमित रूप से बढ़ती है। आपने देखा हर एक समूह पे आगे जाएंगे तो एक ही प्रोटॉन बढ़ेगा, कन्फर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए, आपके चयन का आधार क्या है? ये देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ना, सेकंड जो क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे आप सैकड़ों क्वेश्चन एक साथ बना सकते हो, ठीक है। बस आपको पता क्या होना चाहिए कि एक ही समूह के अंदर जो तत्व होते हैं उनके रासायनिक गुण और भौतिक गुण समान होते हैं। एक समूह के अंदर जो ऐसे खड़ी वाली लाइन होती है, ठीक है, और ऐसे जो क्षितिज लाइनें होती हैं उनको क्या बोलते हैं? आवृत, और ऐसे जो खड़ी होती हैं उनको समूह। और जो समूह के अंदर तत्व होते हैं उन सब के रासायनिक और भौतिक गुण लगभग समान होते हैं। क्लियर है?
तो अब इसने पूछा है मैग्नीशियम के साथ कि मैग्नीशियम का जैसा रासायनिक गुण है वैसा वैसा और किन किन तत्वों का हो सकता है। तो जो मैग्नीशियम के कॉलम के अंदर होंगे उन्हीं का होगा। क्लियर है? तो मैग्नीशियम के अंदर कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम हो गया, और बेरियम, हाँ बेरियम भी हो गया, कैल्शियम भी हो गया। ठीक है, तो ये 2 तत्व आपके हो गए। क्योंकि ये एक ही समूह के हैं और एक ही समूह के तत्वों के गुण समान होते हैं। थर्ड क्वेश्चन के नाम बताइए। 3 पार्ट है इसके अंदर। पहला, 3 तत्वों जिनके सबसे बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। लिथियम यानी कि पहले समूह वाले सारे तत्व है उनके आखिरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है? में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो हमारा हाइड्रोजन भी है, लिथियम भी है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, सीजियम भी है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है 2 तत्व जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। इससे आगे वाला जो समूह है उसके तत्व लिख दो। तो इसका आगे वाला तत्व है आखिरी कोश में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो इसके अंदर हमारे मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, बेरियम। ठीक है, 2 ही पूछे हैं तो मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम लिख दो, साथ में कैल्शियम लिख दो। क्लियर है सबको? 3 तत्व जिनका बाहरी कोश बिल्कुल पूरा हो। तो बाहरी कोश किन का पूरा होता है? उत्कृष्ट गैसों का, यानी कि 18वां समूह। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ठीक है, नियोन लिख दिया है। और ये मैं प्रतीक लिख रहा हूँ, ये ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं बाहरी देश से आए हैं? सुन रखा है? देख भी रखा है? फिर ठीक है। चलो, इसके साथ एक और क्वेश्चन अगर मैं पूछूं तो बता दोगे क्या? 17वें ग्रुप के अंदर जो तत्व है उनकी संयोजकता क्या होती है? -A। और अगर मैं पूछ लूं आखिरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व लिखो, स्टार में वाले। ठीक है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले। ठीक है, इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है? क्या समानता? ये एक ही समूह के। क्लियर है ना? लिथियम, सोडियम, अभी तो हमने लिखा, ये रहा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, हाइड्रोजन, ये सारे एक ही समूह के हैं और ये बहुत अभिक्रियाशील है। ठीक है, अभिक्रियाशील है तभी तो हाइड्रोजन को निकालते हैं। वो तो अभिक्रियाशीलता तो हम पढ़ चुके 3rd चैप्टर में। ठीक है ना, इसीलिए मैं आपको बता रहा था, मैंने शायद कहीं बताया होगा कि जब हम 5th चैप्टर करेंगे तब आपको लगेगा कि कहीं कहीं 4th चैप्टर भी आ रहा है, कहीं कहीं 3rd चैप्टर भी आ रहा है। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन देखो, पूछा क्या हुआ है? अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है। अब हाइड्रोजन गैस एक दूसरे चैप्टर में भी निकल रही थी। ठीक है ना, तो आधे तो दूसरे चैप्टर में फंसे रहेंगे कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो पक्का यहाँ पे तो अमल होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ अमल है ही नहीं। ठीक है, कुछ कुछ है वो तीसरे चैप्टर में फंसे रहेंगे कि यार धातु वो भी तो हाइड्रोजन गैस निकाल रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या पूछा हुआ है? इसने ये पूछा हुआ कि ये सारे एक ही समूह में होते हैं इसलिए ये हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। और एक संयोजकता एक समूह में होंगे तभी तो एक प्रकार की संयोजकता होंगी ना। ठीक है, तो एक समूह में ये अगर आपने लिख दिया तो सब कुछ आ गया उसमें, क्योंकि हम सबको पता है, एग्जामिनर को भी ये पता होगा कि एक समूह में सिर्फ हम उन्हीं तत्वों को रखते हैं जिनके भौतिक रासायनिक गुण एक समान हो। ठीक है ना, फिर चाहे वो हाइड्रोजन निकाले, चाहे ऑक्सीजन निकाले, चाहे कुछ भी निकाले। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो गया? 4th का ए। फिर है 4th का बी पार्ट। हीलियम एक अभिक्रियाशील गैस है जबकि नियोन की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है। इनके परमाणुओं में कोई समानता है? वही समानता पूछी है, हीलियम और नियोन, इनके बीच में समानता क्या है?
हाँ, इनका आखिरी कोष पूरा भरा होता है, ये यूँ बोल दें कि ये एक ही समूह के हैं, और वो समूह कौन सा है? 18वां। 5th क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं? ये तो आप खुद कर सकते हैं। पहले आप पहले 10 तत्व ही बताओ मुझे। हाइड्रोजन, यही है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। हो गए पहले 10? ठीक है। अब एक चीज देखो, इसमें हाइड्रोजन इस तरफ होता है, मतलब ये क्या है? धातु। चलो मैं इसका आंसर ही लिख देता हूँ सीधा। बिल्कुल, ये एक और जो हमारे ज्ञानी साहब ने बताई, जिसकी संयोजकता प्लस होगी वो धातु और जिसकी संयोजकता माइनस होगी वो अधातु। ठीक है ना, मोस्टली ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन ये कोई फिक्स रूल नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अगर कहीं पूछा जाए कि आपके पास एक धातु है तो उसकी संयोजकता क्या होगी, तो हमेशा धनात्मक होगी। ठीक है ना, और इसको भी एक और अच्छे तरीके से ये पूछा जा सकता है कि आपके पास एक धातु है तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगी या इलेक्ट्रो नेगेटिव होगी? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी विद्युत धनात्मक होगी। उपधातु बीच में लटकी रहती है, उसको नहीं पता कुछ भी नहीं, इसीलिए उसका नाम उपधातु है। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर आ जाओ। ये क्वेश्चन कौन सा अपना? 5th है क्या? 5th क्वेश्चन, हाइड्रोजन इस तरफ होती है तो धातु हम लिख लेते हैं, कौन कौन सी धातु, यही तो बताना है ना। तो हाइड्रोजन धातुओं के अंदर, हीलियम उस तरफ होती है अधातु, लिथियम इस तरफ होती है तो धातु, बेरिलियम भी इस तरफ होती है तो धातु, बोरोन उस तरफ चला गया अधातु, कार्बन भी उस तरफ अधातु, नाइट्रोजन भी अधातु, ऑक्सीजन भी अधातु, फ्लोरीन भी अधातु और नियोन भी अधातु। यहीं पे ख़त्म करते हैं, ये एक्सरसाइज है ये कल।